हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे जो कंटिन्यूएशन वीडियो होगा ब्रिजिंग क्लास 1 क्लास 11th के बच्चे के लिए जो क्लास 10th से अब 11th में जा रहे हैं उनके लिए जो शुरुआत में बेसिक मैथ का जो वीडियो स्टार्ट हुआ था उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें देखते हैं आगे फिर क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी एंगल्स होंगे उसको आपको आने चाहिए। आगे जितने भी आप फिजिक्स में चैप्टर पढ़ोगे या मैथ में भी आप पढ़ोगे तो इट विल बी ऑलवेज रिमेम्बर फॉर यू। तो साइन थीटा वाले पार्ट को आपको याद रखना होगा और साइन थीटा के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में हमने कॉस को लिखा था और फिर टेन जो है वो साइन बाय कॉस होगा और फिर कॉट जो होगा वो 1/tan टेन होगा और सेक 1/cos और फिर कॉसेक जो है 1/1 साइन फॉर्मेट होगा। और इसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया था। क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना था जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसके बेसिस पे अगर एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें हम साइन फॉर्मेट में लिख सकते हैं दो तरीके से। सॉरी, साइन कॉस और टेन किसी भी फॉर्मेट में जिसमें आपको जरूरत हो उसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसमें दिमाग में ये रखना है कि अगर हम 90 प्लस फॉर्मेट यूज करेंगे तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, लेकिन अगर 180 प्लस माइनस यूज करेंगे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस ये चीज देखना है कि 180 माइनस थीटा में साइन थीटा वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस और टेन जो है वो निगेटिव होगा। तो इसी के बेसिस पे हमने आपको 135 120 का करके दिखाया था और बोला गया था कि आप 150 का करो अपने से। तो एक बार इसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 150 और फिर साइन कॉस 150 और सॉरी टेन 150 को कैसे लिखेंगे। तो सबसे जो पहले है वो है साइन 150। हाउ वी कैन राइट साइन 150? इट इज साइन 150। तो साइन 150 को लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको 180 दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा कि साइन 90 प्लस ऑफ 60 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है, इट इज √3। कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है। तो यहाँ से जो है आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया। साइन 150 का मैग जो वैल्यू आएगा वो हाफ हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको 180 फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। 180 माइनस ऑफ कितना करना होगा सो दैट कि ये 150 हो जाए, तो 180 माइनस ऑफ 30 कर देंगे तो इससे आ जाएगा। अब ये 180 माइनस साइन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, इट इज साइन थीटा, तो ये साइन 30 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू आपको 1/2 ही होगा। इस तरीके से हम कॉस को भी लिख सकते हैं। कॉस 150 किस तरीके से लिखा जाएगा, इट इज कॉस ऑफ 90 प्लस 60। कॉस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको माइनस ऑफ साइन 60। साइन 60 व्हाट इज साइन 60? साइन 60 इज √3/2, तो ये माइनस ऑफ √3/2 होगा। और अगर हम इसको 180 फॉर्मेट में लिखते हैं तो इट इज 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 180 माइनस थीटा है और कॉस थीटा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। कैसा फंक्शन होगा, इट इज माइनस ऑफ cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो इट इज √3/2। सिंपली वी कैन से दिस वन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो साइन 150 है, कॉस 150 है और टेन 150 है, इसको बड़े आराम से आप लिख पा रहे हैं। इस तरीके से जब हम 90 प्लस थीटा फॉर्मेट में इसको लिखें 90 प्लस 60, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इट इज कॉट कॉट 60। और कॉट 60 कैसे लिखेंगे, तो टेन 60 जो होता है उसका 1 बाय लिखेंगे। टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, तो इट इज 1/1 बाय दिस इज 1060। अगर होता है 1/1060, 1060 होता है √3, तो इट इज 1/√3 दिस इज। और अगर इसको हम लिखे 180 फॉर्मेट में तो यू कैन राइट लाइक दिस। अनदर थिंग हियर, 1090 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आपको आ जाएगा, तो माइनस इट विल बी। अब अगर इसको हम 180 माइनस 30 पे करके लिखें तो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपको फंक्शन 10 सेम रह जाएगा और इट विल बी 30 ओनली। तो यहाँ पे ये भी -1/√3 होगा
ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यानी 150 जो स्टैंडर्ड एंगल है, 135 जो स्टैंडर्ड है, 120 जो स्टैंडर्ड है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। उसके किस तरीके से एप्लीकेशन में आप यूज करोगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको इस तरीके का एप्लीकेशन में रखेंगे। तो आई होप की जो ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि कैसे आप इसके सारे एंगल्स को लिखेंगे। बट अब जो हम लोग देखेंगे वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का जो कि यूज होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे और ये आपको मैथ में, फिजिक्स में ही नहीं मैथ में भी यूज होगा। जहां भी इसका फॉर्मूला का यूज होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इस केस में सबसे पहला जो है टेन थीटा अगर कहीं पे यूज होगा, तो टेन थीटा हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। देन वी आर हैविंग द सेकंड फॉर्मेट, जो कि स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो ये आइडेंटिटी है जिसको आपको याद करना है, या ये आप जानते होंगे। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन अगर एडिशन फॉर्मेट में आपको यूज करना होगा साइन ए प्लस बी, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से हम यूज करेंगे। और इसके बेसिस पे इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, जैसे आपको बोल दिया जाए कि बताओ साइन 75 कैसे लिखेंगे। तो साइन 75 तो हम जानते नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम इस पे ब्रेक कर ले ए प्लस बी फॉर्मेट पे, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यू कैन डू, यहाँ पे जो है इसमें 45 हम जान रहे हैं और 30 हम जान रहे हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो वो 75 हो रहा है। तो यू कैन डू साइन 75 एज 45 प्लस 30, और इसके बेसिस पे आप जो है साइन 75 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो इट इज साइन 45 देन कॉस ऑफ 30 एंड प्लस, फिर कॉस ऑफ 30 देन साइन, यहाँ पे जो है सॉरी कॉस 45 एंड देन साइन ऑफ 30। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा दिस इज कॉस ऑफ 45 देन साइन ऑफ 30। अब आप इसमें सारा एंगल जान रहे हैं। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर कॉस 30 कितना होता है, दिस इज √3/2 होता है। फिर कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये बड़े आराम से आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। दिस इज 2√2, वी हैव न्यूमरेटर √3 प्लस ऑफ 1। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब इसी में आपको cos 45 पूछा जा सकता है, यू कैन डू लाइक दैट, बट उसके लिए cos a प्लस बी आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर हम इसको माइनस करके यूज करेंगे, तो अगर साइन a माइनस बी होगा, a माइनस बी, तो जहां पे हमने प्लस को यूज किया है वहां पे माइनस को लगा देंगे। सो दिस इज साइन ए cos b, देन वी आर हैविंग माइनस ऑफ cos a साइन बी। बस बस ये चीज करना है आपको, और इसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द रिजल्ट। तो ये तीनों फॉर्म जो है आपको इसमें हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स में होगा एप्लीकेशन जहाँ पे इसको हमें यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस ए प्लस बी। इफ इट इज कॉस ए प्लस बी, तो इस फॉर्मेट में हम इसको अगर दो दो एंगल को अगर हम जोड़ करके कॉस के वन फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे कॉस 75 है तो 45 प्लस, तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसमें जो है आपका ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। इसके बेसिस पे यूज करेंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग प्लस ले लेंगे। दैट इज द ओनली मीनिंग यू नीड टू रिमेम्बर। फिर 5 जो फॉर्म है वो है आपको टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी फॉर्मेट में अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है आपको टेन ए प्लस टेन बी, ये देन 1 - टेन ए सॉरी एंड टेन बी। तो ये जो है आपका टेन ए प्लस टेन बी फॉर्मेट पे हम लोग इस पे ब्रेक करेंगे, और इसी के बेसिस पे
इसको लिखेंगे। देन सिक्स्थ जो है साइन टू ए, साइन टू ए। तो साइन टू ए को अगर हम तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टू ए का ब्रेक होगा, टू साइन ए एंड देन कॉस ए। और इसी के बेसिस पे हम साइन ए को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एंगल टू है तो यहाँ पे ए हुआ है, यानी उसका आधा हुआ है, तो दैट द सेम फॉर्मेट यू कैन राइट हियर, इट इज साइन, और जो एंगल है उसका आधा क्या हो जाएगा, हाफ। और फिर इसी तरीके से हम लोग इसका कॉस ए बाई टू यूज करेंगे, इस तरीके से हमें आ जाएगा। दिस इज सेवंथ। तो इस तरीके से क्या हम cos 2a को लिख सकते हैं, बिल्कुल cos 2a का फॉर्म ही अलग है। cos 2a के लिए अगर हम यूज करेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, इस तरीके से आप यूज करेंगे। और फिर यहाँ साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, वन माइनस ऑफ cos स्क्वायर a, तो दिस विल बी cos स्क्वायर a माइनस वन माइनस ऑफ cos स्क्वायर a। तो यहाँ से ये टर्म जो है आपको इसमें माइनस और माइनस प्लस होकर के दिस विल बिकम, इट विल बी टू cos स्क्वायर ए देन माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ वन, ये हो जाएगा। तो ये साइन टू ए cos टू ए अगर हमें याद है तो उसी के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना हो, मान लेते हैं इट इज साइन 120, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज साइन 2 × 60 डिग्री, लिख सकते हैं। और इसको अगर हम इस फॉर्म पे लाना चाहें तो ये आसान हो जाएगा, इट इज 2 देन साइन 60 देन कॉस 60, सिंपली। अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 जो है ये होता है आपको, दिस इज √3/2। कॉस 60 कितना होता है, तो cos 60 जो होता है दिस इज हाफ। तो इससे ये जो है आपको फाइनल रिजल्ट √3/2 आ जाएगा। तो अगर आप कोई एंगल नहीं भी जानते हैं तो आप उसको इस फॉर्मेट पे ला सकते हैं, या इस फॉर्मेट पे ला सकते हैं, या इस फॉर्मेट पे ला सकते हैं। और उससे भी आप एंगल्स को निकाल सकते हैं, उसको स्मॉल फॉर्मेट में ला करके स्प्लिट करना। तो ट्रिगोनोमेट्री में यही है, आपको सोचते रहना होगा कि आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं किसको, जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम कैसे रिलेट करें और उसको कैसे एक दूसरे से जो है नेक्सस बिल्डअप करें, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाए, वो सिंपल हो जाए, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ओके, लास्ट वी आर हैविंग 10 to a। तो 10 to a को अगर हमने लिखना होगा तो हम लोग इसको याद रखेंगे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 2 10a देन डिवाइड इट बाय 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर a। बस इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। ये 8 फॉर्म है स्टैंडर्ड, जो कि आपको एप्लीकेशन में यूज होगा और इसको हम लोग यूज करेंगे। देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो दैट यू कैन यूज, दो कि कभी कभी आपको ये हाफ एंगल फॉर्मेट में यूज होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 2 cos² θ/2। This is in the cos format, I have written here half angle format। तो जब भी कहीं पे अगर इस तरह का टर्म हो 1 प्लस ऑफ cos थीटा, तो इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 2 cos² θ/2। और एक और होगा जो कि 2 sin² θ/2 होगा। तो दिस विल बी, यू कैन राइट 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है जिसमें कि आपका कॉस का जो है वो कंप्लीट एंगल है और साइन का और कॉस का हाफ एंगल है। इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे, तो इससे भी जो है आपका होगा। और ये रिलेशन जो है आपको आगे एप्लीकेशन में या जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे उसमें काम आएगा, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे जो भी फॉर्म लिखा गया है ये काफी आसान फॉर्म है, जिसको आपको, चाहे वो मेडिकल के बच्चे हो चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हो, किसी के भी हो, शुरुआत में आपको जो बेसिक मैथ आना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बताया जा रहा है, जिसका एप्लीकेशन आपको वेक्टर में होगा, कैनामेटिक्स में होगा, आगे चल के लगभग हर चैप्टर में जहां भी ट्रिगोनोमेट्री आपसे इनकाउंटर्ड करेगा आप वहां पे उसको जवाब दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो जवाब देने के लिए अब आगे का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ग्राफ्स। ग्राफ्स ग्राफ्स ये कहता है कि जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का मतलब ही है कि या तो वो स्ट्रेट होगा या कर्व होगा। दो तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। या तो ग्राफ स्ट्रेट होगा या कर्व होगा। इट विल बी आइदर स्ट्रेट ग्राफ और इट विल बी कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ बहुत तरह का होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है। व्हाट यू कैन से कि इट विल बी ग्राफ कभी कभी आपका डिस्क्रीट भी हो सकता है, कभी कभी ग्राफ कंटिन्यूअस भी होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन टू फंक्शन द ग्राफ विल वेरी। अब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन जो है, आपके पास जितने भी फंक्शंस आप लर्न करोगे उसमें मेनली जो फंक्शन है आपके पास वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर दूसरा फंक्शन जो है ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। Algebraic function, trigonometric function, then we have logarithmic function. Logarithmic function, then we have exponential function. Exponential function, and then कुछ है ही नहीं, अब बस मिक्स्ड फंक्शन है, मिक्स्ड। अब ये फंक्शन जो है आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में या मैथ में आप जो यूज कर रहे हो जितना भी फंक्शन होगा, दीज आर द मेनली फंक्शन विच यू विल बी इनकाउंटर्ड। यही फंक्शन से आप इनकाउंटर्ड होंगे। तो इस फंक्शन को हम कैसे जवाब देंगे? इसमें आपको ये चीज समझना है कि फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू, अगर हम एफ एक्स लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे y जो है दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, क्या आप बोल रहे हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? तो बच्चा इसको ये समझो कि अगर हम इसको इनपुट मान लें, इनपुट, और इसको आउटपुट मान लें, तो हमें समझ में आ सकता है ये चीज कि इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल करेगा। आउटपुट हमारा किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे। तो ज्यादा आप इनपुट अगर लगाओगे तो आउटपुट भी ज्यादा होगा। ज्यादा जो इनपुट लगाएगा तो ज्यादा आउटपुट होगा, अगर इनपुट कम लगेगा तो आउटपुट भी कम होगा। तो ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी चीज में आप ज्यादा अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट उसी रेशियो से आएगा आपका। लेकिन क्या आउटपुट जो है उसको अगर हम बदल दें तो क्या इनपुट बदलेगा? संभव ही नहीं है। आउटपुट तो आउटपुट है, उसको बदलने से आपका इनपुट कैसे बदल जाएगा? तो यही चीज समझना है यहाँ पे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी आप रिलेट करोगे y को x से, y एक्सिस को x एक्सिस से, तो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, या मिक्स काइंड ऑफ फंक्शन आएगा। उसको रिलेट करना है। तो उसके ग्राफ कैसे होने चाहिए? अगर स्टैंडर्ड होंगे तो हम स्टैंडर्ड बोलेंगे, और नहीं स्टैंडर्ड होंगे तो नहीं बोलेंगे उसको। अब स्टैंडर्ड ग्राफ कितने होते हैं इसके बारे में अगर आपको आइडिया लग जाए तो आप सोच सकते हैं उसको। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं वन बाय वन करके, और फिर हम लोग कर्व पे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जब भी आपको होगा तो उसके कितने फॉर्मेट होंगे, बट जो भी फॉर्मेट होंगे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो y और x में रिलेशन होगा वो लीनियर होगा। y और x में लीनियर रिलेशन को ही हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लेट्स सी, द फर्स्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप का मतलब होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और उस एंगल के बेसिस पे उस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। इस फॉर्मेट पे होगा। और इस फॉर्मेट में आपका जो m है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग स्लोप ऑफ दैट लाइन। स्लोप
एंड इसको हम लोग लिखते हैं एम से डिनोट कर रहे हैं। ये एम जो है यहाँ पे टेन थीटा होगा, और ये सी जो है आपका, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर 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 लाइन आपका इस तरीके का है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द स्ट्रेट लाइन, तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे, जहां पे कट कर रहा है ओरिजिन से, वो डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस जो है ये सी हो जाएगा। और ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस थीटा के बेसिस, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर स्लोप। तो यहाँ पे टेन थीटा जो लिखा गया है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है ये आपका एंगल है, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with positive x axis, with positive x axis। अब हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो कितना एंगल बना सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि लाइन किस क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर लाइन फर्स्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्रॉस करेगा, तो उस केस में ऑब्ट्यूज बना देगा, इस तरह का लाइन हो सकता है। तो ये एंगल हो जाएगा उस केस में थीटा आपको। तो थीटा हमें डिपेंड करना है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उठेंगे और लाइन पे जाके बैठ जाएंगे, इसके बेसिस पे हमें जो थीटा मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एंगल इंक्लिने जो यहाँ पे बन रहा है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें किस तरह का फॉर्म हो सकता है कि अगर आपको y इज इक्वल टू 3x+2 दे दिया जाए, तो हम देख करके ही बोल देंगे कि इस लाइन का स्लोप जो होगा वो 3 हो जाएगा। स्लोप मीन्स हियर टेन थीटा वी आर हैविंग, और वो 3 हो जाएगा। और ये लाइन जो है y इंटरसेप्ट यहाँ पे जो है, यानी कि y एक्सिस को जो कट कर रही है ये लाइन, ये कहाँ पे कट कर रही है, 2 पे। तो क्या हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा आपको एक्यूट मतलब पॉजिटिव है, तो इस तरीके का ही लाइन होगा जिसमें कि ये वैल्यू आपका टेन थीटा है, और ये जहां वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये कोऑर्डिनेट 0,2 होगा। और इसके बेसिस पे हम इसको लाइन अप कर सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द लाइन, वी कैन एटलीस्ट प्रिडिक्ट दैट लाइन कहाँ से पास कर सकता है और उसका एंगल क्या होगा। अगर टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और उस चीज को आपको फिर खुद से स्लोप करना होगा। तो अगर पॉइंट स्लोप की हम बात करें तो पॉइंट स्लोप में कितने फॉर्मेट हैं जो हम देख सकते हैं, लेट्स सी इट इज, वी आर हैविंग दिस एक्सिस एज वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है। अभी ये वाला तो हम लोग देख लिए थे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द अनदर कोऑर्डिनेट। इसमें इसमें हमारा सी जो है, सी पॉजिटिव है, और स्लोप जो है यहाँ पे थीटा, यानी कि जो m का वैल्यू है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग टेन थीटा, एंड दिस इज निगेटिव हियर। तो स्लोप पॉजिटिव एंड सॉरी स्लोप निगेटिव एंड सी पॉजिटिव, दिस इज वन केस वी आर हैविंग। इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि आपका जो ये स्लोप है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यानी m यहाँ पे जो आ रहा है टेन थीटा, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट जो है ये भी पॉजिटिव है, यानी c भी पॉजिटिव है। तो c पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव ये ग्राफ हो गया, फिर c पॉजिटिव एंड स्लोप निगेटिव ये ग्राफ हो गया। अब हम चले आएंगे c निगेटिव वाले केस में। तो c निगेटिव वाले केस में जो है ग्राफ किधर होना चाहिए, ग्राफ जो है आपको वो y एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे, नीचे कट करेगा। तो यहाँ पे c जो है आपका वो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ तक का वैल्यू जो होगा c आ रहा है। और ये एंगल आपके पास जो है थीटा, ये इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि m का वैल्यू जो है वो टेन थीटा आएगा, एंड दिस स्लोप वी आर हैविंग इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। तो ये हमें सोचना होगा कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, या जो स्ट्रेट लाइन है उसमें स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है। स्लोप निगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे सोचेंगे, और इंटरसेप्ट के बेसिस पे भी सोचेंगे, क्या इंटरसेप्ट निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव में होगा। अगर निगेटिव का दूसरा फॉर्मेट भी हमें देखना हो, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, और जिस केस में कि स्लोप आपका क्या हो जाए, वो निगेटिव हो जाए, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। आपको इस तरह का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर। ये ग्राफ जो होगा इसमें आप देखिए ये लाइन एंगल बना रहा है थीटा,
और यहाँ पे ये थीटा जो है ये मोर देन 90 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्लोप आएगा इस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट वी राइट इट इज टेन थीटा, एंड दिस टेन थीटा वैल्यू वी आर हैविंग निगेटिव, और इसमें सी का वैल्यू भी क्या है, निगेटिव। तो यानी कि सी का वैल्यू निगेटिव है और टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ये लाइन, तो ये लाइन जो है आपको थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस करते हुए फोर्थ और सेकेंड, यानी कि सेकेंड थर्ड फोर्थ से ये क्रॉस कर रहा है। इस तरह का डायग्राम हमें सोचना होगा, तभी हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को स्लोप इंटरसेप्ट पे बना सकते हैं। तो अगर आपको जस्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि y में और x में लीनियर रिलेशन है, तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज योर स्लोप, एंड जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म है दैट इज योर y इंटरसेप्ट बाय, देखते ही ऐसा लाइन का इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं। और किसी भी फॉर्मेट में अगर लीनियर रिलेशन होगा x और y के बीच में, तो हम लोग इस फॉर्मेट पे उसको ला सकते हैं, बड़े आराम से ला सकते हैं, बड़े आराम से। तो इस तरह का एनालिसिस आपको सोचना होगा, कितना पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हो सकता है। दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दैट सी पॉजिटिव एम पॉजिटिव, सी पॉजिटिव एम नेगेटिव, और फिर सी निगेटिव एम पॉजिटिव, सी निगेटिव एम नेगेटिव। तो ये चार केस ही है जिसमें आपको एम इज वाई इज टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर अगर ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि सी का वैल्यू 0 कर दीजिए, और ग्राफ अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसके दो ग्राफ हो सकते हैं। एक तो ऐसा जो कि आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्मेट। तो जब भी ग्राफ आपका ओरिजिन से पास कर रहा है तो वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू एम एक्स ओनली, एम एक्स ओनली। ऐसा ग्राफ आपने 10th में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, ये आपका करंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया यानी स्लोप हो जाएगा। आई और वी के बीच में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इधर वोल्टेज सॉरी, इधर वोल्टेज हो गया और इधर जो है वाई एक्सिस पे, और आई जो है एक्स एक्सिस पे हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि ये ग्राफ का जो होगा, ये ग्राफ पास करेगा किधर से, ओरिजिन से। लेकिन इसी ग्राफ को थोड़ा सा आपको टफ करके दे दिया जाए और बोला जाए बताओ बच्चा आई और वी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो आई और वी के बीच में भी ग्राफ वैसा ही होगा। बस अंतर क्या होगा कि इसका स्लोप जो है यानी कि v इज इक्वल टू आई आर का जो स्लोप है, ये तो है आर दिख रहा है, लेकिन आई और v के बीच में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आई y के जगह पे है, तो ये हो जाएगा 1/r टाइम्स ऑफ v। अब इसका स्लोप बदल गया, यहाँ का स्लोप जो है, अब हम इसमें ये चीज देख करके बोल सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे y में जो है करंट है और x में जो है वोल्टेज है, तो जो स्लोप बन रहा है वो 1/r बन रहा है, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा जो होगा दिस यू कैन से दैट इट इज 1/r। लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर आप टेन थीटा की बात करेंगे, तो इस वाले ग्राफ में अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, जो फर्स्ट ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो r है डायरेक्ट यू कैन राइट दिस इज टू बी द स्लोप टेन थीटा इट इज, बट इस वाले ग्राफ में 1/r होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, बट आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगा। तो कंसेप्ट को अगर हम सीख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन कहाँ दम है, क्वेश्चन में जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, कंसेप्ट मेन है। कंसेप्ट जितना अच्छा आपका होगा फिर तब हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बेसिस पे आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते चला जाएगा। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स, और y इज इक्वल टू एम एक्स में m क्या है, m आपका टेन थीटा है यहाँ पे। और अगर इसमें c क्या है, 0, तो c 0 में y इज इक्वल टू एम एक्स। एक और ग्राफ होगा c इज इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स। तो उस ग्राफ को आप ऐसे सोच सकते हैं कि दिस ग्राफ y is equal to y axis, this is x axis we are having, and the graph is like this kind of graph you are having। तो इस केस में ये जो ग्राफ है ये है y is equal to माइनस एक्स का ग्राफ है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा इसको हम लोग लिखेंगे y is equal to माइनस ऑफ एम एक्स। माइनस क्यों, ये तो माइनस एक्स हमने ले लिया डायरेक्ट, ये माइनस का मतलब है इसका स्लोप जो है 135 डिग्री ये एक्स एक्सिस से होगा, 135 का वैल्यू जो है -1 होगा। और अगर हम y इक्वल टू माइनस एम एक्स फॉर्मेट बोलेंगे तो वो इस तरीके का होगा, जहां पे m क्या हो जाएगा, तो ऐसा आपका m जो है स्लोप हो जाएगा। तो m वी आर हैविंग इट इज टेन थीटा, और इसके बेसिस पे ही हम सोच पाएंगे, इसको सोच पाएंगे इसी के बेसिस। तो आई होप कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट को या y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्मेट से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से सोच सकते हैं। और किसी भी
लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई को हम बोल सकते हैं कि हम उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c पे ले आएंगे। हाउ यू कैन सी हियर, लेट सपोज कि 3x प्लस 4y प्लस 1 वी आर हैविंग 0। अब इसको हम चाह रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c पे लाने के लिए, क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशन है। Easily you can get here 4y is equal to minus of 3x minus of 1, and in next step you can write y is equal to minus of 3 by 4 into x minus 1 by 4। तो ये y हो गया, यानी ये अब इस फॉर्मेट पे आ गया y, ये m हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस यूज करके माइनस c के जगह पे रखेंगे माइनस 1/4 और m के जगह पे रखेंगे माइनस 3/4। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट इन एनी फॉर्मेट। इस तरह का फॉर्मेट जो है अगर रहेगा तो उसको भी हम y इज इक्वल टू mx प्लस c पे फॉर्मेट पे ले आएंगे और उससे हम लाइन को तुरंत से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है, उसका स्लोप क्या है, उसका y इंटरसेप्ट क्या है ना, ऑल एवरीथिंग यू कैन डू इट। आई होप इट इज क्लियर। तो जो ग्राफ हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के लिए, उसमें और भी बहुत सारा है जो कि मैथ के बच्चे को कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाएगा स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में। कि जब आपको दिया हुआ है पॉइंट स्लोप दिया हुआ है, यानी किस पॉइंट से होकर जा रहा है उसका स्लोप क्या है, उसको इक्वेशन को लिखना, फिर 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको लिखना, फिर y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दिया हुआ है उसको लिखना, फिर एक नॉर्मल फॉर्म है। तो दीज आर द फॉर्म व्हिच यू विल बी लर्निंग इन द मैथमेटिक्स। बट जो क्वेश्चन को हमें फिजिक्स में सॉल्व करना है उसमें अगर हमें देखना हो तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट आपको हर चीज स्ट्रेट लाइन के बारे में इसी में सारा का सारा जो है स्ट्रेट लाइन हम लोग देख लेंगे, इसमें देख लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इट इज पैराबोला। तो पैराबोला जो है ऐसा, इसका ग्राफ जो है आप स्टैंडर्ड ग्राफ को ही हम अभी लिखेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ को ही हम लोग देखेंगे। तो वेरियस काइंड ऑफ पैराबोला वी आर हैविंग। द फर्स्ट पैराबोला इज इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसमें हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज कि एक में लीनियर रिलेशन है और एक में क्वाड्रेटिक रिलेशन है तो ये पैराबोला होगा, ये तो 100% है। एक में लीनियर और एक में स्क्वायर, तो ये पैराबोला होगा। अब पैराबोला का जो मतलब सिमेट्रिसिटी होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है तो ये किधर की तरफ सिमेट्रिक होगा, तो ये सिमेट्री उसके तरफ होगा जिसमें लीनियर है, लीनियर। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि y के दो वैल्यू के लिए x का सिंगल वैल्यू होगा। दिस इज व्हाट इट इज क्वाड्रेटिक। जिसका डबल वैल्यू आएगा, माइनस को भी रखेंगे तो भी आपको वही होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी y के सिमेट्रिक नहीं होगा। ये x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि ग्राफ इसका जो है आपको x के सिमेट्रिक ग्राफ होगा और इस तरीके से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ये ग्राफ आपका हो गया। दिस इज व्हाट वी से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हमें ये चीज दे दे कि बच्चा बताओ y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ, तो इसी ग्राफ को हम डिनोट करेंगे, बट वहां पे क्या होगा, 4a का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स है और ये सिमेट्रिक ग्राफ है x के लिए। अब x के किसी इंडिविजुअल वैल्यू के लिए आप देखिए कि इसका कोरोस्पोंडिंग वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसमें y का एक वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है और एक वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जिसमें लीनियर होगा उसके सिमेट्री होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक ही वैल्यू है, y का तो दो वैल्यू है, तभी वो बराबर हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। देन वी हैव, अगर इसी में माइनस कर दे आपको तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax कर दे, तो इस वाले ग्राफ में ग्राफ को जस्ट क्या करो, 180 से रिवर्ट कर दो। यानी कि ये ग्राफ जो होगा आपको, जो पहला ग्राफ हमने देखा था उसी ग्राफ के जस्ट 180 से रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि 180 से डायरेक्शन इसका बदल जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू हैव। वेट इस तरीके का ग्राफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ आप माइनस लगा रहे हैं। स्क्वायर कभी माइनस होता है क्या? नहीं होता है स्क्वायर माइनस। बट यहाँ पे आप देखिए कि y का आप प्लस वैल्यू रखो या माइनस वैल्यू रखो, x माइनस ही होगा हमेशा, यानी इसीलिए ग्राफ आपका निगेटिव जोन में आ गया है। क्योंकि इसमें कहीं भी आप जाएंगे तो x का जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। और इस वाले ग्राफ में, जो पहले ग्राफ हमने देखा था, इसमें कहीं भी जाओगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा।
So when we have this kind of relation, y square is equal to 4ax, and when we have y square is equal to minus 4ax, the graph will be like this. Is symmetric graph around the x-axis. x-axis के अबाउट सिमेट्री इसलिए हो रहा है क्योंकि x में लीनियर रिलेशन है, x का सिंगल वैल्यू होगा, लेकिन y का उसी सिंगल वैल्यू के लिए दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. दैट इज व्हाई इट इज सिमेट्रिक अबाउट x-axis फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x, बट y डबल वैल्यू. अब दूसरा ग्राफ, दूसरा प्रोजेक्टाइल है, दिस इज we are having in the x square format, square format. This is what y square. Now इसका तीसरा ग्राफ होगा जो आपको, वो है x square is equal to 4ay. अब यहाँ मजा आएगा आपको. यहाँ तो हमने x को स्क्वायर कर दिया और y को लीनियर कर दिया, तो ये ग्राफ तो अब x के पैरेलल, x के सिमेट्री होगा नहीं, सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ स्क्वायर किस में है? x में है, और y में क्या है? लीनियर है. तो जिसमें लीनियर होगा उसका सिंगल वैल्यू है और दूसरे का डबल वैल्यू उसी सिंगल वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा. तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ये आपका y एक्सिस के सिमेट्री होगा. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, y एक्सिस के सिमेट्री. इस तरह का ग्राफ हम लोग बनाएंगे. तो इसमें आप देखिए किसी पर्टिकुलर y के लिए आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी हैविंग टू वैल्यू. यहाँ पे दो वैल्यू होगा. यहाँ पे अगर -2 रखे और -2 रखे तो अकॉर्डिंगली यू कैन सब्स्टिट्यूट कि x का -2 वैल्यू यानी इस तरफ 4 ही होगा दोनों ही केस में, उसके बेसिस पे हम लोग y को यहाँ पे निकाल सकते हैं. दैट वी कैन फाइंड आउट बिकॉज वी डोंट नो द a वैल्यू हियर इट इज. तो यहाँ पे इसको y और x और इस तरीके का ग्राफ होगा. तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. लेकिन अगर दूसरा इस तरीके का ग्राफ होगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, इस तरीके का ग्राफ को हम लोग पलट देंगे 180 से पलट देंगे तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपको कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ. दिस व्हाट वी आर हैविंग. सो दीज आर द स्टेट व्हाट यू कैन से स्टैंडर्ड ग्राफ, जो कि आपको माइंड में रखना होगा क्योंकि आगे आप इन्हीं सब चीजों से रिलेट करोगे. ग्राफ कैसा होगा पूछा जाएगा, तो यू मस्ट बी हैविंग आइडिया कि ग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, इसका किसके अबाउट सिमेट्री होना चाहिए, क्या ग्राफ सिमेट्रिक है या नहीं है, या asymmetric and all everything you can discuss about. So this is what we are having, x square is equal to minus of 4ay. इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे सिमेट्रिक पैराबोला विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये हो गया सिमेट्रिक पैराबोला विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये हो गया सिमेट्रिक पैराबोला विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये हो गया सिमेट्रिक पैराबोला विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यानी ये चारों तो हमने रिलेट, जो भी ग्राफ देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये व्हाट वी कैन से सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक, अगर एसिमेट्रिक ग्राफ हो पैराबोला का तो उसका कैसा होगा? तो ये हम बना जो रहे हैं अभी वो एसिमेट्रिक. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एसिमेट्रिक पैराबोला. एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक पैराबोला के लिए आप इस फॉर्मेट को देखिए. ये इट वोंट बी सिमेट्रिक. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सिमेट्रिक ना हो, बस ऐसा सोचना है. तो इस तरह का ग्राफ अगर हम बस कर दें कि ये आपको बस ऐसा ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर फॉर्मेट. ये है. और एक और एसिमेट्रिक ग्राफ जो कि आप बड़े मतलब इनकाउंटर होंगे बहुत बड़े लेवल पे, जिसका कि आपको प्रोजेक्टाइल में आपको बताया जाएगा कि ये है आपका ग्राफ y और x के बीच में, और इसका ग्राफ जो है ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ प्रोजेक्टाइल का जो होता है ये इस तरीके का ग्राफ होगा. इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर. तो यहाँ पे इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है? ये भी ग्राफ एसिमेट्रिक है, ये भी ग्राफ एसिमेट्रिक है, दोनों ग्राफ यहाँ एसिमेट्रिक है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एसिमेट्रिक ग्राफ. ये ग्राफ एसिमेट्रिक में आप ये चीज देखिए कि हमने पैराबोला कैसे बोल दिया. तो x का जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है और y का लीनियर फॉर्मेट है. तो ये अगर पैराबोला होगा भी तो ये y के अराउंड ही होगा, x के अराउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर. अब इस केस में आप देखिए कि इस ग्राफ को अगर हम लोग देखते हैं, इस तरह का ग्राफ देखते हैं ये, तो इसमें एक x का वैल्यू आएगा x1, ये x का वैल्यू आएगा x2, और इसी वैल्यू पे आपका जो y वैल्यू होगा दैट विल बी हैविंग सिंगल y वैल्यू. यानी यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, बट कोऑर्डिनेट x तो बदल रहा है. इसमें इसमें ऐसा आएगा. तो इसमें ऐसा भी होगा कि एक पॉइंट पे x1 x2 सेम हो जाएगा, वहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट होगा. तो ग्राफ के डिटेल एनालिसिस भी आप इसमें
समझ सकते हैं, अपने लेवल पे आप सोच सकते हैं और आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ग्राफ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो रिलेटेड होगा आगे के चैप्टर में। कैनामेटिक्स में हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ में भी कुछ ग्राफ है आपको, बट वर्क पावर एनर्जी में फिर ग्राफ है, फिर रोटेशनल में भी ग्राफ है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट में ग्राफ है। तो ग्राफ हर जगह आएगा, हर चैप्टर में आएगा। बिना ग्राफ के आप बहुत सारे क्वेश्चन से अछूते रह जाएंगे, तो ग्राफ हमें जानना जरूरी है। अब जो अगला ग्राफ है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। दिस यू मस्ट बी नोइंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, इसमें इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि आपको x और y, ये दो वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये कांस्टेंट हो गया, जैसे जैसे आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रेशर भी है और वॉल्यूम है, और अगर ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होगा तो ये आइसोथर्मल कर्व का ग्राफ होना चाहिए। तो हमें पता तो होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हम कैसा ड्रॉ करें, तब तो हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये काफी यूजफुल होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, और इसमें आप देखेंगे कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के इनवर्स रेशियो में है, यानी कि एक्स को अगर हम टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, और अगर y को टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो x टेंस टू जीरो होगा। यानी कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे y घटते जाएगा, जैसे जैसे y को बढ़ाते जाएंगे x घटते जाएगा। इस तरह का ग्राफ कैसा होना चाहिए, इस तरह का ग्राफ ऐसा आपका होगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। और ये ग्राफ जो है, आप जैसे जैसे ये ग्राफ जो है इधर की तरफ जाएगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएगा तो आपका x बढ़ेगा तो y घटते जाएगा। इस तरह का ग्राफ अगर होगा तो दिस व्हाट वी कैन से, इस तरह से ये ग्राफ इधर की तरफ जाते जा रहा है। इसको आपको ये समझना है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ये कांस्टेंट नहीं ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ ये ऐसे जाते जा रहा है। अब ये आगे नीचे जाते जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एक्स वाई, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई कांस्टेंट का ग्राफ। और यही ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर ग्राफ है, रेक्टेंगुलर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा जिसमें हमें ये चीज पूछा जाएगा तो हम लोग सोच सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ग्राफ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो है आपको सर्किल का ग्राफ। सर्किल, तो सर्किल में जो है आपको सबसे पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर हो, इसका मतलब ये है कि इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर जो है इसका 0 0 पे होगा, और इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस हो जाएगा ए, रेडियस हो जाएगा ए। तो दैट मीन्स इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होगा जिसका सेंटर जो है आपको ओरिजिन पे है, और इसका जो है आपको रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है ए है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इसका, और ये ओरिजिन हो गया और इसका रेडियस जो है ए है। इस तरह का ग्राफ आपको हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऐसे सर्किल में आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट सपोज इफ इट इज गिवन टू 9, तो हम देख करके बता देंगे कि ये जो ग्राफ है ये सर्किल का है, ये सर्किल का है। और इसका रेडियस जो होगा ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो रेडियस 3 होगा। इसका सेंटर जो होगा वो सेंटर, सेंटर हो जाएगा 0 0, सेंटर हो जाएगा 0 0। तो ग्राफ को रिलेट करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड ग्राफ किसका है, तभी तो हम उसको सोच सकते हैं। वो डेटा अगर मेरे माइंड में है ही नहीं तो मेरा माइंड अच्छा है कि बुरा है ये कौन बताएगा। बिना डेटा के हम कैसे बता सकते हैं कि वो हम नहीं जानते हैं या मेरे पास दिमाग नहीं है। तो जब डेटा आपके माइंड में आ जाएगा तो आपका दिमाग परफॉर्म करेगा। तो ये डेटा आपके माइंड में आना चाहिए, और इसको देखते ही हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका रेडियस 3 और इसका सेंटर 0 0। लेकिन अगर सेंटर हमें चेंज कर दिया गया कि मान लो बच्चा सेंटर अल्फा बीटा रख लो, मान लेते हैं, एंड रेडियस किसको रख लो, तो रेडियस रख लो आर को, तब अब इसमें मजा आएगा, कैसे लिख दें।
तो ये फॉर्म है बच्चा, याद रखेंगे, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। और इसी के बेसिस पे आप जो पहला फॉर्मेट लिखा गया है उसको सोच सकते हो कि अगर हम अल्फा और बीटा को जीरो जीरो कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट फॉर्मेट में बताया गया है। तो इस तरीके से हम सर्किल के इक्वेशन को लिख सकते हैं। और अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट पे है, ये तो 2 डिग्री फॉर्मेट है जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसमें हमें पता होगा कि अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो a बराबर b बराबर 1 होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट। एंड सेकेंड रिक्विजिट, इसका सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा, तो इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे होगा। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट। अब इस पे बेसिस पे आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि ये सर्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्स का, इलिप्स, व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट इज इलिप्स। तो इलिप्स का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो दिस इलिप्स के केस में जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके का डायग्राम आएगा, इसमें इस तरह से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और जो इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल नहीं, जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलेंगे। और दिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पे ए है, ये ए है, बी है, ये बी है। ए जो है वो सेमी मेजर है और बी जो है वो सेमी माइनर है। और इसके बेसिस पे अगर हम इस ग्राफ का, इस डायग्राम का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये ग्राफ तो हमने दिखा दिया कि आपको एक्स पे मेजर है, ऐसा हो सकता है कि वाई पे मेजर हो जाए। तो फिर अगर y पे मेजर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिलेट करेंगे और लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा है। अगर हम y पे ले जाएंगे तो ग्राफ में कोई चेंज, इसमें कोई चेंज होगा, इसमें इक्वेशन में तो चेंज नहीं होगा, बट उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बदल जाएगा आपका। और ग्राफ जो है फिर y एक्सिस पे चला जाएगा ज्यादा ओवल की तरफ। और जो b है आपका, यहाँ पे b दिख रहा है, b इज लेस देन a, तभी हम बोल रहे हैं मेजर एक्सिस इस एक्स एक्सिस को और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस को। अगर बी ग्रेटर हो गया ऐसे तो वो मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। इस चीज को आप, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स ये जो है आपको पीरियडिक फंक्शन होता है और इसका वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इस तरह का ग्राफ होगा, आपको इस तरह का ग्राफ अगर होगा तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी कैन ड्रॉ ईयर। इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसका फिक्स्ड होगा जो कि आपको 1 से नहीं जाएगा ऊपर। और फिर जो दूसरा इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम जो होगा वो -1 तक जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। इस ग्राफ में आपको, ये ग्राफ जो है निगेटिव में भी जा रहा है और पॉजिटिव में भी जा रहा है। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्स जो होगा इसका वो बिलोंगिंग होगा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। और जो y बिलोंगिंग्स होगा, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, और y का जो बिलोंगिंग होगा दिस इज व्हाट वी आर हैविंग -1 to 1। तो y का मतलब है कि जो ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं इसमें ये 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, नीचे भी जो है ये आपको -1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। तो यहाँ पे ये -1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, यहाँ पे ये 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। इस तरह का ग्राफ में आप देख सकते हैं ये पाई पोजीशन होगा, ये पाई/2 पोजीशन हो जाएगा। ये सब डिस्कस आगे भी होगा आपको, बट ये जस्ट ग्राफ अभी जानना जरूरी है आपको एक बार। और ये जो है 2 पाई है और ये वाई एक्सिस हमारा हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर कॉस का फंक्शन होगा तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन ग्राफ, बट कॉस में क्या होगा, कॉस में ग्राफ जो है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट होगा तो उसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ। तो इसमें ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इट विल बी।
इस तरह का ग्राफ आएगा आपको। दिस इज व्हाट वी से, ये स्टार्ट हो रहा है +1 से और ये नीचे की तरफ जो है यहाँ जाएगा -1, इस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है तो दिस इज π/2 पोजीशन। अगेन यहाँ पे ये हो रहा है तो ये पाई पोजीशन हो गया, फिर ये यहाँ पे 0 हो रहा है तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 3π/2 पोजीशन। और ये फिर यहाँ पे 1 हो जा रहा है तो यहाँ से पाई, ये 3π/2, ये 2π पोजीशन हो गया। और इस तरीके से हम ग्राफ को डिस्टिंग्विश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में। सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ, साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, इलिप्स। ये जो है आपका सर्किल का हो गया, ये हाइपरबोला का हो गया, और ये जो है पैराबोला का हो गया। और आई होप कि ये, इससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का देखे थे, तो ये सब ग्राफ आपके माइंड में होने चाहिए जिससे हम रिलेट कर पाएंगे जो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल कर्व। तो अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू e⁻kx, या तो इस फॉर्मेट में होगा या नहीं तो आपको y इज इक्वल टू सम a⁻ सम kx। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम अभी 1 से ज्यादा मान ले रहे हैं, इस केस में हमें ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें ग्राफ कैसा होना चाहिए। इस तरह का ग्राफ होगा, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस तरीके का ग्राफ हो रहा है, इस तरीके का ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है आपको y इज इक्वल टू e⁻kx का ग्राफ है। और ये ग्राफ जो है आपको y इज इक्वल टू, इसी को हम बोल देंगे a⁻kx का ग्राफ भी, जहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है। ग्राफ कहाँ से पास करेगा, तो अगर आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सो दिस विल पास थ्रू 0,1, ये y एक्सिस पे। लेकिन अगर ग्राफ आपको ये चीज दे दे कि y इज इक्वल टू बच्चा e⁻−kx का ग्राफ बताओ, इसी का जस्ट रिवर्स ग्राफ कर देंगे y के सिमेट्रिसिटी में, यानी कि ग्राफ जो है आपको इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आपको यहाँ से ब्रेक नहीं दिखना है, ब्रेक नहीं चाहिए, ब्रेक जैसा दिख गया है ये। तो दैट मीन्स कि ये ग्राफ आपको इस तरीके से जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे ये ओपन की तरफ ऊपर जा रहा है, इसका ग्राफ, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कि ये ग्राफ जो है आपका जो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं ये एक्सपोनेंशियली भाग रहा है। दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी कॉल एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एक्सपोनेंशियल कर्व इसको बोलेंगे। ठीक है, अब एक कर्व आएगा आपको जो कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है, जो काफी यूज होता है। अगर हमें ग्राफ इस तरीके का दे कि y इज इक्वल टू, इट इज गिवन टू a एंड सम 1 माइनस e⁻ ऑफ kx, ग्राफ इस तरह का दे दे, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज वर्ड ग्रोथ का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा। तो इस ग्रोथ के ग्राफ को आप आगे पढ़ोगे, क्लास 12 में काफी ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसमें ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा, a के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा, a के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर 1 के, अगर 1⁻∞ करेंगे तो ये 1 ही होगा, लेकिन एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1⁻∞ इट विल बी इंफिनिटी। तो इस केस में ऐसा ही हो रहा है कि अगर हम x को इंफिनिटी कर देते हैं, x को इंफिनिटी कर देते हैं, तो इट विल बी e⁻∞। इसको हम लिख सकते हैं 1/e⁻∞। और 1/e⁻∞ में e⁻∞ तो इंफिनिटी होगा, क्योंकि e का वैल्यू जो है 2 से ज्यादा होता है, 2.7 समथिंग। तो ये 1/∞ जो हो रहा है, इट विल बी टेंडिंग टू 1/∞, इट विल बी टेंडिंग टू 0। तो यानी e⁻∞ वाला टर्म जो है आपका 10 to 0 अगर कट जाए तो यहाँ a बच जाएगा बस। तो इट इज the graph which is having this kind of graph, it is called एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही है ये। बट इसमें आपको ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू, जब x का वैल्यू इंफिनिटी होगा तब वो a पहुंचेगा, a के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। तो इस तरह का ग्राफ रखेंगे, इसी ग्राफ को हम लोग को आगे भी पढ़ना है, वहां पे डिस्कस होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग logarithmic graph, and this is the last graph what we are drawing today, and I hope कि इस ग्राफ एनालिसिस से आपको लॉगरिथमिक जो क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली हम सोच सकते हैं उसको, बेसिक डेटा इट इज लॉगरिथमिक ग्राफ। बिकॉज ग्राफ में और भी डिटेल्स लेवल पे जाया जा सकता है, बट अभी जो फिजिक्स को लर्न करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत होगी, जहाँ पे भी जो चीज की जरूरत होगी उसमें ये सारे
आ जाएंगे जिसके बेसिस पे आप सोच सकते हो और आप उसको रिलेट कर पाओगे. सो दिस इज logarithmic kind of graph we are having. This x-axis, it is y-axis, and this is y ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं अभी, इसको हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू log बेस e एंड x का ग्राफ है, जहां पे ये चीज आपको समझना है कि e का वैल्यू क्या है. यहाँ पे अगर हम a भी रखते हैं कोई बेस के जगह पे, तो वो भी ग्राफ ऐसा ही होगा, बस वो a का वैल्यू जो होना चाहिए दैट विल बी ग्रेटर देन 1, इट इज नॉट लेसर देन 1. और अगर लेसर देन 1 होगा तो ग्राफ, यही ग्राफ आपका जो है सिमेट्रिक इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू विल बी हैविंग, इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा. दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू, इस ये इस तरीके, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस, यहाँ पे e, ठीक है, यहाँ पे a रख रहे हैं, a हमने e को हटा दिया है, यहाँ भी हम a को ही रख देते हैं, सो दैट कि इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर. इट इज ग्रेटर देन a, और इट इज a जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच का ग्राफ है. इस तरह का ग्राफ होगा, यानी कि 0 फ्रैक्शनल जब रहेगा बेस तो उस केस में ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और जब ये फ्रैक्शनल नहीं हो, 1 से ज्यादा हो, तो ग्राफ ऐसा होगा. So this is all about the graph. You can go for the logarithmic kind of graph. It will be like that. इस तरीके का ग्राफ. तो ये ग्राफ जो है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. और इस ग्राफ को आप जो है इंटरप्रेट करने के लिए कुछ ग्राफ्स को हम होमवर्क दे देते हैं, जिसको आप खुद से करेंगे प्लॉट. प्लॉट द कर्व, ये होमवर्क में हो गया. ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज फर्स्ट. देन द सेकेंड y इज इक्वल टू 3x, ठीक है. फिर थर्ड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x एंड माइनस ऑफ 48, let's suppose it is. Then the fourth y is equal to 25x square minus of 30x plus of 9. So ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको आपको प्लॉट करना है. प्लॉट द कर्व y is equal to x क्यूब, और इसके बेसिस पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ब्रीजिंग के जो वीडियो 3 आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है देखेंगे. इसको हम हेडिंग देके छोड़ देते हैं. दिस इज व्हाट वी विल लर्न. इट इज बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको जो है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस नीट का, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है मैथ को समझने में, और उनको फिजिक्स सालों भर 11th में भी और 12th में भी प्रॉब्लम करते रहता है. तो प्रॉब्लम कोई चीज अगर आपको कर रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं. अगर आप समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा, समझने के लिए हमें एक बार उसके बेसिक पहलू, फंडामेंटल पहलू, उसके सर हर चीज को जानना होगा, डीप एनालिसिस करना होगा, तभी हम उसको जो है, तभी वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा. तो हम बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और उस तब तक के लिए आप जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज बताया गया है, इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ब्रीजिंग क्लास लास्ट डेट में आपको, यानी कि डिफरेंशिएशन होते ही आपको वहां से प्रैक्टिस पेपर पीडीएफ जो है अपलोड किया जाएगा, और उस पीडीएफ में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से. आई होप इट इज ओके. थैंक यू.